नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे क्वेश्चंस जो कि कंक्रीट से रिगार्डिंग है ना। फिलहाल देखो, पहला क्वेश्चन तो आपको एग्रीगेट से देखने को मिलेगा। चलो देखते हैं। सवाल कह रहा है आपसे, द परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट ऑफ फाइनेंस मॉडुलस 2.6 टू बी कंबाइंड विद द कोर्स एग्रीगेट ऑफ फाइनेंस मॉडुलस 6.8 फॉर ऑब्टेनिंग द एग्रीगेट ऑफ फाइनेंस मॉडुलस 5.4 इज। अब देखो क्या पूछा हुआ है, इसने सवाल पूछा हुआ है आप लोगों से। आप लोगों को बोला है कि 2.6 फाइनेंस मॉडुलस है एक पर्टिकुलर टाइप के एग्रीगेट का और एक पर्टिकुलर टाइप के एग्रीगेट का आपका फाइनेंस मॉडुलस 6.8। इन दोनों को मैं कंबाइन कर रहा हूं, तो कंबाइन करने से जो परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट्स निकल के आएगा ना, वो आपको यहां पर पता करके बताना है। चलो देखो, तो यहां पर देखो, इसको निकालने का मैं तरीका बता देता हूं आप लोगों को। तो यहां पर देखो कि जो परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट टू कोर्स एग्रीगेट है ना। अगर यदि ये परसेंटेज अगर आपसे निकलवा रहा है कि फाइन एग्रीगेट से कोर्स एग्रीगेट का परसेंटेज निकालो, है ना, तो कैसे निकलेगा देखो। सबसे पहले तो यहां पर लिखना है आपको फाइनेंस मॉडुलस ऑफ द कंबाइंड, कंबाइंडिंग फाइनेंस मॉडुलस ऑफ द कोर्स, है ना, फाइनेंस मॉडुलस ऑफ द कोर्स। सबसे पहले तो कोर्स वाले को रखो यहां पर, उसके बाद फाइनेंस मॉडुलस वाले को रखो जिसका कंबाइंड वाला है ना, कंबाइंड वाले को रखो बिल्कुल। इसके बाद अपॉन नीचे रखो एफ कंबाइंड वाले को माइनस फाइनेंस मॉडुलस जिसका सबसे कम है, दैट मींस यहां पर आपका जो फाइन एग्रीगेट है उसका, वो आप लोग यहां पर पुट कर देंगे। ये थोड़ी सी दिक्कत क्यों हो रही है इसमें, इसको यहां पर पुट करते हैं। चेक करते हैं। अब आगे देखो, फाइनेंस मॉडुलस कोर्स वाली कितनी है 6.8 माइनस कंबाइन वाली कितनी है, जो कॉम्बिनेशन से निकल के आएगा 5.4 डिवाइड बाय कंबाइन वाली कितनी है 5.4 माइनस फाइन एग्रीगेट की कितनी है, फाइन एग्रीगेट की है यहां पर आपकी 2.6। ये आपका करेक्ट आंसर निकलेगा। देखो तो 6.8 में से 5.4 आप लोगों को यहां पर घटाना और एक जगह 5.4 में से आपको 2.6 आप लोगों को यहां पर क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 0.6 और ये वाली वैल्यू आ गई आपकी 1.2। दैट मींस जो आंसर निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा यहां पर 50% निकल के आएगा। परसेंटेज में करो तो 50 आ जाएगा, अदरवाइज आंसर आप लोग यहां पर देख ही सकते हैं, है ना। ठीक है, यहां पर आपको 0.5 या 50% आप लोगों का करेक्ट आंसर निकलेगा। तो डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट बैठेगा। ठीक है, क्लियर है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हमने निकाला क्या, परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट टू दी कोर्स एग्रीगेट। इसको हम लोग यहां पर रिलेटिव परसेंटेज भी आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं, है ना। ये निकालना इस तरह से निकालना है। देखो फाइन एग्रीगेट कैसे, सॉरी फाइनेंस मॉडुलस कैसे निकालते हैं तो आपको पता ही होगा। फाइनेंस मॉडुलस निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया होता है कि बेसिकली हमने सारी सीव्स को जमा दिया होता है। जैसे पहले 4.75 की जमा दी, फिर 2.36 की जमा दी, फिर 1.18 की, ऐसे करते करते आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अलग अलग साइजेस की सीव इस तरह से जमा देंगे। ऊपर से आपको एग्रीगेट डालना होता है। जो एग्रीगेट है वो आप लोग के रिटेन रह जाते हैं। जैसे ऊपर रिटेन रह गया, नीचे वाले में रिटेन रह गया, उससे नीचे वाले में रिटेन रह जाएगा, इस तरह से ना हर जगह अलग अलग परसेंटेज अमाउंट आप लोग का रिटेन रह जाएगा। तो जो रिटेन्ड अमाउंट है ना, जैसे 4.75 की mm पे कितना परसेंटेज पार्टिकल रिटेन हो गया, है ना, यानी कि ऊपर रह गया, अंदर नहीं पास कर पाया। इन सभी परसेंटेज को, इस वाले का परसेंटेज, इस वाले का सबका परसेंटेज आप लोग क्युमुलेटिव फॉर्म में ऐड करते हुए चले जाते हो। फिर जो फाइनल क्युमुलेटिव परसेंटेज निकल के आता है उसको डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, तो आप लोग का फाइनेंस मॉडुलस आ जाता है। अब देखो जैसे 2.6 फाइनेंस मॉडुलस है, इससे आप लोग यहाँ पर इसके बारे में पता कर सकते हो कि इसका एवरेज पार्टिकल साइज है कितना है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता लग रहा है कि 2.6 है, यानी कि ये सैंड का पार्टिकल साइज है। 6.8 दिख रहा है आपको, तो ये एग्रीगेट का लग रहा होगा, है ना, ये कोर्स एग्रीगेट का है। कंबाइंड भी आपका कोर्स एग्रीगेट के नजर आएगा, है ना। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर निकालते हैं। और ये परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट टू द कोर्स एग्रीगेट कैसे निकालते हैं, इसका भी तरीका है एक सिस्टमेटिक तरीके से। तो इस तरह से निकालना है आपको, है ना, कि परसेंटेज ऑफ कोर्स माइनस कंबाइंड अपॉन कंबाइंड माइनस फाइन कर देना है। तो इससे आप लोगों को मिल जाएगा क्या, परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट टू द कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, तो आप लोगों से ये पूछा है द परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट ऑफ फाइनेंस मॉडुलस 2.6, परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट निकालना है आप लोगों को, है ना। तो ये हमने यहाँ पर चेक कर लिया। नेक्स्ट देखो, जनरली जो रेशियो है डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का कंक्रीट मिक्स के अंदर आप लोगों को लेना होता है, बट M20 मिक्स के लिए क्या रहता है बताओ जरा। M20 मिक्स के लिए तो आप सभी को पता है कितना रहता है, 1.53, है ना। ये आप लोग को यहाँ पर रहता है, तो ये मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर प्रीवियस सेशंस में देख चुके हैं। अगला एडमिक्सचर जो कि अर्ली सेटिंग और हार्डनिंग के लिए आप लोग का यहाँ पर क्या रहता है, आप लोग का रिस्पॉन्सिबल रहता है, या कह दो कि एडमिक्सचर विच कोज अर्ली सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट। इस तरह के आप लोग यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। देखो अर्ली सेटिंग और हार्डनिंग के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको रिएक्शन करानी पड़ेगी फास्ट। देखो रिएक्शन अगर यदि आप लोगों की हो गई कैसे फास्ट, तो ऑब्वियस बात है क्या हो जाएगा, अर्ली सेटिंग देखने को मिल जाएगी। आपको क्या देखने को मिलेगा, अर्ली सेटिंग देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपकी
हाइड्रेशन हो गया। देखो रिएक्शन फास्ट हो गया, रिएक्शन फास्ट का मतलब क्या है, हाइड्रेशन फास्ट हो गया। जितना फास्ट आप लोग हाइड्रेशन कराओगे उतनी जल्दी क्या करेगा, कंक्रीट सेट हो जाएगा। तो अर्ली सेट की प्रॉपर्टी आपको देखनी पड़ेगी, और साथ साथ इसी को आप लोग अर्ली सेट और हार्डनिंग भी आप लोग यहाँ पे इसको बोल सकते हैं ना। तो अर्ली सेटिंग और हार्डनिंग कब देखने को मिलेगी, जब आप रिएक्शन फास्ट कराओगे। रिएक्शन फास्ट कराने का काम करता है एक्सीलरेटर, रिएक्शन, और रिएक्शन अगर आपको स्लो करानी है तो आपका रिटार्डर काम में आता है, लेकिन रिटार्डर अभी पूछा नहीं है ना। ये आपके वर्केबिलिटी एडमिक्सचर क्या होते हैं, वर्केबिलिटी एडमिक्सचर वर्केबिलिटी को एनहेंस करने के काम में आते हैं, है ना। तो वर्केबिलिटी को एनहेंस करने के लिए आप लोग यहाँ पर एयर एंटरनिंग एजेंट भी इसी तरह का एडमिक्सचर है ना। तो जैसे एयर एंटरनिंग एजेंट है, ये आपका वर्केबिलिटी को बढ़ाने के काम में आता है ना। एक्सीलरेटर और रिटार्डर जो है ये रिएक्शन का काम करता है, ये रिएक्शन को फास्ट कर देगा, ये रिएक्शन को स्लो कर देगा, ठीक है। एक्सीलरेटर के अंदर हमने यहाँ पर देखा हुआ है, जैसे कि कॉमन एग्जांपल में यहाँ पर CaCl2 का दे देता हूँ। Na2SO4 भी इसी तरह का है आप लोग के, जो सल्फेट्स होते हैं ना जनरली, सल्फेट्स और कार्बोनेट्स जो आप लोग देखने को मिलेंगे जनरली, वो आप लोग इसी के होते हैं, एक्सीलरेटर वाली कैटेगरी में होते हैं ना। अगला प्रिवेंट करना है सल्फेट अटैक से कंक्रीट के अंदर। तो आप लोग यहाँ पर जो है कंक्रीट मिक्स के अंदर वाटर का पीएच क्या रखो, देखो पानी का पीएच ना आप लोग वही रखते हैं जो ड्रिंकिंग वाटर के आसपास का रहता है आप लोग, है ना। पीने का पानी, या फिर मैं बात करूं पीने का पानी नहीं सोचो, तो आप लोग ऐसा समझो कि आपको ना इस तरह से चाहिए कि ना तो कोई सल्फेट अटैक करे, ना ही कोई सॉल्ट्स वगैरह के किसी भी तरह का कोई भी अटैक हो। सभी तरह के अटैक से बचने के लिए क्या करोगे, पीएच को 7 के आसपास लाओगे। देखो आपको ये बात तो पता ही है ना सबको, है ना, वैसे मेरे ख्याल से एनवायरनमेंट पढ़ के आए हो आप लोग कि पीएच अगर यदि आपका 7 है, ये 0 है, ये आप लोग का 14 है ना, पीएच स्केल पे ये चलता है मामला। 7 पे जो वाटर रहता है इसको आप लोग डिस्टिल वाटर कहते हैं, डिस्टिल वाटर कहते हो, या फिर आप लोग कह सकते हो कि बिल्कुल ऐसा पानी है जिसके अंदर कोई भी इंप्योरिटी नहीं है ना, डिस्टिल वाटर रहता है। जैसे जैसे इधर बढ़ता है पानी की एसिडिटी बढ़ती चली जाती है, एसिडिटी बढ़ती चली जाएगी। यहां पर अगर मैं बात करूं तो इधर एल्कलिनिटी बढ़ती चली जाती है, क्या बढ़ती चली जाती है, एल्कलिनिटी आप लोगों को यहां पर बढ़ती हुई नजर आएगी, ठीक है। यानी इधर वाले आपको एल्काइन देखने को मिलेंगे और इधर वाले आपको एसिडिक देखने को मिलेंगे, है ना। तो डिस्टिल वाटर ही वो है जो कि एकदम क्या है, प्रॉपर प्योर है ना। इधर भी इंप्योरिटी हो जाएगी, इधर भी इंप्योरिटी हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर सल्फेट अटैक से डरना तो 7 के आसपास ले लो, 7 के आसपास की रेंज चेक करेंगे। देखो ये 7 से आगे की रेंज बता रहा है, यानी कि ये क्या बता रहा है, ये एल्कलिनिटी बता रहा है। 5 से 7 ये एसिडिक साइड चला गया। यहाँ पे 4 से 6 आप लोग देखो ये भी एसिडिक साइड चला गया। 6 से 9 देखो 7 के आसपास चल रहा है ना। तो आप लोगों को ना तो उधर जाना ना इधर जाना, है ना। तो 6 से 9 आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको लेके चलते हैं। तो डी ऑप्शन आप लोगों को करेक्ट आंसर दे देगा, है ना। कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट निकलेगा। अगला देखो, फॉर ए गिवन एग्रीगेट रेशियो इंक्रीजिंग वाटर सीमेंट रेशियो। आप देखो फॉर ए गिवन एग्रीगेट रेशियो, यानी एग्रीगेट का रेशियो आप लोग सेम रखेंगे। तो अगर यदि आप वाटर सीमेंट के रेशियो को बढ़ाओगे तो क्या दिक्कत आएगी, क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। देखो कुल मिलाकर कह रहा है कि सब कुछ चीजें अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, कांस्टेंट कर दूं, तो अगर आप वाटर सीमेंट रेशियो को बढ़ाओगे तो क्या बढ़ा रहे हो, देखो वाटर सीमेंट रेशियो को बढ़ा रहे हो, वाटर सीमेंट रेशियो को बढ़ा रहे हो, है ना। यानी कि देखो या तो देखो वाटर सीमेंट रेशियो को बढ़ाने के लिए या तो क्या करूं, या तो मैं सीमेंट का कंटेंट कम कर दूं या मैं वाटर का कंटेंट बढ़ा दूं, दो ही काम कर सकता हूं, ठीक है। सीमेंट का कंटेंट कम कर दिया, वाटर का कंटेंट बढ़ा दिया, एक ही बात आती है। तो आप लोगों को सीधी सीधी बात है कि आपको यहाँ पर स्ट्रेंथ के अंदर क्या देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर रिडक्शन देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू एब्राम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू एब्राम्स लॉ, एब्राम्स लॉ याद करके चलना है ना। ये पूछता है एब्राम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि जो वाटर सीमेंट रेशियो है, वाटर सीमेंट रेशियो है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ। ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी स्ट्रेंथ। यानी कि ये बात कर लें कि स्ट्रेंथ का इसका आपस में इनवर्स वाला रिलेशन है ना। ठीक है, समझ में आ रही है आपको, बिल्कुल। तो ये आपको यहाँ पर याद करके चलना है। तो यहाँ पर देख लेंगे हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर आप लोग कह दें कि जैसे वाटर सीमेंट रेशियो आप इंक्रीज करोगे, स्ट्रेंथ के अंदर आप लोग यहाँ पर स्ट्रेंथ के अंदर आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा, स्ट्रेंथ के अंदर आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा। अभी डिक्रीज स्ट्रेंथ दे रखा है इसने, कहीं भी डिक्रीज स्ट्रेंथ यहाँ पर इसने दे नहीं रखा। चलो तो दूसरा ऑप्शन लगाएंगे। अब इसे श्रिंकेज की वैल्यू दे रखी है। अच्छा देखो, अब श्रिंकेज जो है जस्ट अपोजिट है कि वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाने के लिए आपने जैसे कि वाटर बढ़ाया, तो जैसे जैसे वाटर कंटेंट आप लोग यहाँ पर बढ़ाते चले जाओगे, अब फ्री वाटर की वैल्यू आपकी बढ़ती चली जा रही है। फ्री वाटर अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, पानी का इवापोरेशन ज्यादा होगा, पानी का इवापोरेशन ज्यादा होगा तो श्रिंकेज की वैल्यू क्या देखने को मिलेगी, आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगी। यानी कि श्रिंकेज के अंदर यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, है ना। मैंने वहां पर स्ट्रेंथ पढ़ लिया था स्टार्टिंग में, वो थोड़ा सा हो जाता है ना, क्योंकि रिफ्लेक्शन आप लोग का यहाँ पर लाइट का पड़ रहा है मेरे को उस साइड से, आपको नहीं नजर आ रहा होगा, मेरे को यहाँ पर रिफ्लेक्शन नजर आता है। तो मेरे को लगा डिग्री स्ट्रेंथ लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले टिक करने की कोशिश की, फिर देखा ढंग से अच्छा ये तो श्रिंकेज लिखा हुआ है, तो फिर हमने यहाँ पर आपको आंसर दिया। तो एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर निकलेगा आप लोग का श्रिंकेज के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि वाटर के अंदर बढ़ोतरी हो जाती है। तो इंक्रीज इन श्रिंकेज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सी ऑप्शन वुड बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगला
सेपरेशन हो जाना वाटर का, सैंड का, सीमेंट का फ्रॉम द फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट। देखो फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट के अंदर अगर सिर्फ वाटर अलग होता ना तो आपका ब्लीडिंग होती, लेकिन प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का अलग हो जाना, जैसे कि सैंड चला गया, सीमेंट चला गया, तो इसको अब आप लोग यहां पर ब्लीडिंग नहीं कहोगे, इसको अब आप लोग कहेंगे सेग्रीगेशन। क्या कहेंगे? सेग्रीगेशन कहते हैं। ठीक है, अगला। ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि द परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट विद टाइम अंडर स्टेडी लोड इज कॉल्ड दिस। अब देखो ये मैं आपको बना के बता देता हूं। देखो ये कह रहा है आप लोगों को कि सर देखो टाइम के साथ साथ कांस्टेंट लोड है। देखो लोड आपका कांस्टेंट है। देखो कांस्टेंट लोड के साथ साथ देखो क्या 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 बातें होती है आपको याद रखना है। देखो सबसे पहले मैं यहां पर इंट्रोड्यूस कराता हूं आपको क्रीप ऑफ कंक्रीट से। देखो क्रीप कैसे होता है। अगर यदि आप लोग यहां पर इस जगह पे मैं डिफॉर्मेशन की वैल्यू ले लूं, दिस इज द डिफॉर्मेशन, कांस्टेंट लोड है, लोड इज कांस्टेंट है ना, लोड को कांस्टेंट मान के चलना आप लोग, लोड को आप लोग कांस्टेंट मान के चलना है ना। तो देखो तो आपको क्या देखने को मिलेगा, दो तरह से डिफॉर्मेशन की वैल्यू देखने को मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ। देखो तो टाइम के साथ साथ आपका कर्व कैसा चलेगा मैं आपको बता के चलता हूं। देखो तो आपको पहले तो अगर यदि यहां की बात करूं तो आप लोग का लोड लग रहा है किसी चीज पे, किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे आप लोगों ने यहां पर लोड लगाया है ना, लोड आया, ठीक है, कांस्टेंट लोड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने कह दिया W वेट से आपका लोड लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, लोड लग रहा है। तो लोड लगेगा तो लोड लगने के साथ साथ ही डिफॉर्मेशन इसमें आएगा। ठीक है, तो पहला डिफॉर्मेशन होता है आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन, जो कि आपको देखने को मिलेगा। तो लेट मी से इतना आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, इतना इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद जो क्रीप है ना, वो क्रीप में यहां पर इंट्रोड्यूस होता है। क्रीप आता है विद द रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्रीप की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, है ना। ये डिफॉर्मेशन की वैल्यू कौन सा डिफॉर्मेशन है? दिस इज द इलास्टिक डिफॉर्मेशन, दिस इज द इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, और ये जो आपको देखने को मिल रही है दिस इज द क्रीप, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्रीप, है ना। ये आपका क्रीप है, दिस इज द क्रीप, है ना। चेक करें। अब देखो ये तब की बात है। देखो यहां से यहां तक मैं यहां पर क्या रखता हूं, लोड को कांस्टेंट रख रहा हूं यहां पर, है ना। इसको मैंने कह दिया लोड जो है अभी आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ठीक है, चलो तो आप लोगों को जो टोटल अमाउंट का आपको देखने को मिला कि सर इतना अमाउंट है ना, ये आपका डिफॉर्मेशन है। देखो डिफॉर्मेशन हर एक टाइम पे आप लोग अलग अलग देखेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे कि आप इस टाइम पे बात करो, इस टाइम पे आपका इतना चल रहा है, इस टाइम पे आपका इतना हो जाएगा, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको क्रीप की वैल्यू, क्रीप प्लस इसकी वैल्यू, डिफॉर्मेशन की टोटल वैल्यू आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, है ना। हर टाइम पे अलग अलग देख लो आप लोग, है ना। तो ये टाइम मैंने यहाँ पर लिखा है, तो हर टाइम पे अलग अलग है। इस टाइम तक यही है, सिर्फ जब लगाया लोड उस टाइम पे इतना ही था। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता गया आपका लोड बिल्कुल सेम है, लोड अभी भी W लगा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग यहाँ पर चेक करोगे तो इसकी वैल्यू इस तरह से बढ़ती हुई चली जाती है। जैसे कि आप लोग शुरुआत में देखोगे, शुरुआत में आपको इतनी ही देखने को मिलेगी, बाद में कुछ टाइम बाद आप चेक करोगे तो आपको इतना मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? बिल्कुल ठीक है। चलो अगली बात देखो, अब क्या करते हैं, अगर मान लो मैं लोड हटा दूं, अब मान लो मैं लोड हटा दिया, लोड हटा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से मैं यहां पर लोड हटाने का काम कर रहा हूं, सर ये लोड मैंने हटा दिया, ठीक है, लोड का मैंने यहां पर रिमूवल कर दिया। ठीक है, दिस इज द लोड रिमूवल, दिस इज द रिमूवल ऑफ लोड। यहां से मैं यहां पर लोड रिमूव कर दिया, है ना, लोड आपने रिमूव कर दिया। तो लोड रिमूव करोगे ना तो कुछ अमाउंट की रिकवरी तो आपको हाथों हाथ हो जाएगी। देखो इतना इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ, तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन वापस से आप लोग क्या करते हैं, रीगेन हो जाएगा। तो यहां से कह दिया आप लोगों ने, इतना आप लोग का क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इलास्टिक रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसा कि आप लोग इलास्टिक रिकवरी को समझने के लिए आप लोग रबर को देख सकते हो। रबर को जब आप इस तरह से खींचोगे तो वो अलग प्लेस लेकर लिया, उसने अलग जगह ले लिया ना, जब उसको छोड़ दोगे तो वो जो रिकवरी होगी ना वापस ओरिजिनल शेप में आ गया, तो उसको रिकवरी बोलेंगे पूरा का पूरा। तो इलास्टिक रिकवरी हो जाएगी। कुछ अमाउंट की रिकवरी जो है आप लोगों को यहाँ पर प्लास्टिक रिकवरी रहती है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे, है ना। ये रिकवरी है, ये आपकी प्लास्टिक रिकवरी है। ये भी रिकवर हुआ है, चिंता मत करो अभी आप लोग, है ना। ये भी प्लास्टिक रिकवरी, ये भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन हाथ तो आती थोड़ा थोड़ा टाइम लेगा, है ना। इसके अलावा ये जो अमाउंट रह गया ना, ये आपका परमानेंट डिफॉर्मेशन है, ये आपका कभी नहीं रिकवर होगा। ये आपका परमानेंट, ये है आपका परमानेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, दो अलग अलग चीजें समझा दी। क्रीप क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन क्या होता है, प्लास्टिक रिकवरी क्या होती है, इलास्टिक रिकवरी क्या होती है। ठीक है, ये तीनों की तीनों चीजें मैंने यहाँ पर आपको समझा दी है। तो क्रीप समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, सारा कुछ समझ में आ गया। तो ये डायग्राम आप लोगों को यहाँ पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो, तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सर परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट विद टाइम अंडर स्टेडी लोड। तो मुझे जो परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिला है विद द टाइम अंडर द स्टेडी लोड कंडीशन, इसको बोलते हैं आप लोग क्रीप। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज द क्रीप, दिस इज द क्रीप। डिफॉर्मेशन अंडर सस्टेन लोडिंग, लोडिंग आप लोगों ने यहाँ पर सेम रखी और लोड को कांस्टेंट रखा है। चेक करो, स्टेडी लोड है, लोड कांस्टेंट है। इस टाइम पे जो डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिला है,
ये देखो इलास्टिक डिफॉर्मेशन सिर्फ यहां तक है, ये आपका परमानेंट डिफॉर्मेशन है, लेकिन दिस परमानेंट डिफॉर्मेशन विल बी टर्म्ड एज अवर ट्री। अगला, एग्रीगेट को साइक्लोपीन एग्रीगेट कहेंगे अगर यदि उसका साइज किससे ज्यादा है, तो उसका साइज अगर 75 mm से ज्यादा है, ठीक है। आगे देखो, ठीक है, 40 mm से ऊपर वाले बॉर्डर्स होते हैं, याद रखना है ना। अगला देखो, सेग्रीगेशन इन कंक्रीट अकर्स व्हेन, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सर सेग्रीगेशन जो है कंक्रीट का वो आपको अकर होगा कब कब होगा। देखो पहला देखो, सीमेंट अगर यदि आपका सेपरेट आउट हो जाए, सीमेंट फेल कर जाए आपका बाइंडिंग क्वालिटी के अंदर, वाटर आपका बाहर आ जाए, कोर्स एग्रीगेट आप लोग का यहां पर क्या होता है, फाइन मटेरियल से सेपरेट आउट हो जाए। तो मैंने बोला प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर आपस में सेपरेट आउट हो जाए तो इसी को आप लोग यहां पर सेग्रीगेशन कह देते हैं। देखो अगर सिर्फ सीमेंट सेपरेट हुआ है मिक्सचर के अंदर, है ना, क्योंकि पानी ज्यादा डाल दिया था तो पानी की वजह से हुआ ना सीमेंट अलग। देखो क्या होता है कि जनरली आप लोग अगर यदि सीमेंट को इस तरह से बिछा दोगे या कंक्रीट की लेयर लगा दोगे तो उसमें से पानी ऑटोमेटिकली ज्यादा बाहर आता है ना, ऊपर की तरफ पानी आ जाता है। इसको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम कहते हैं, है ना। ब्लीडिंग का मैं आपको डायग्राम भी दिखा देता हूं चाहे तो, अगर यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो ब्लीडिंग यहां से समझ में आएगी। दिस इज टैबलेट, खून तो निकलेगा नहीं, है ना, इसमें पानी भरा हुआ है तो पानी निकलेगा, है ना, इस तरह से। तो पानी अगर मान लो बहुत ज्यादा अमाउंट से है तो वो साथ में सीमेंट को भी ऊपर ले आएगा, बीच में से रास्ते में से सीमेंट को भी ऊपर की तरफ खींच लाएगा, ठीक है। तो सीमेंट गेट सेपरेट आउट ड्यू टू द एक्सेस वाटर, तो ये ब्लीडिंग की वजह से होता है। सेकंड, सीमेंट फेल हो जाए आपको एडिकेट बाइंडिंग क्वालिटी देने में, तो बाइंडिंग मटेरियल बुरा निकला मैंने, इसमें सेग्रीगेशन से कोई लेना देना नहीं है ना। पानी आपका बाहर आ जाए, इसको तो ब्लीडिंग कहता है, ठीक है। तो आपका बचा क्या, कोर्स एग्रीगेट ट्राई टू सेपरेट आउट फ्रॉम द फाइन मटेरियल। तो देखो प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट है एग्रीगेट, एक एग्रीगेट दूसरे एग्रीगेट से अलग हो जाना चाह रहा है तो इसको सेग्रीगेशन कह देंगे। सेग्रीगेशन का भी मैं यहां पर आपको डायग्राम शो कर सकता हूं, है ना। ये देखो ये डायग्राम मैं आपको बार बार ही शो कर रहा हूं, दिस इज द, देखो तो यहां क्या दिख रहा है, कोर्स एग्रीगेट अलग हो गए, फाइन एग्रीगेट अलग हो गए, सब कुछ सारा का सारा परसेंटेज फाइन एग्रीगेट ही नहीं, पूरा पूरा मोटार अलग हो गया ना, मोटार अलग हो गया और आपका एग्रीगेट अलग हो गया, है ना। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अगला, फाइनेस मॉडुलस जो है एक एग्रीगेट का रफली क्या बता देता है, बताओ जरा। फाइनेस मॉडुलस से हम यहां पर एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल का पता लगा लेते हैं। किसका पता लगा लेते हैं, एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल का, ठीक है। तो हमारा यहां पर आंसर निकल के आएगा इस पर्टिकुलर सवाल का ई। मैंने आपको बताया था कैसे पता लगाते हैं, ये भी मैं आप लोगों को हल्का हल्का बता ही चुका हूं। अगला, श्रिंकेज इन कंक्रीट क्या इंक्रीज करेगा, बताओ जरा। अच्छा बताओ, श्रिंकेज से भी कोई फायदा है क्या? श्रिंकेज क्यों होता है, क्योंकि इमेंस अमाउंट का पानी अगर यदि आपकी कंक्रीट के अंदर फ्री अमाउंट के अंदर मौजूद है तो वो इवापोरेट कर जाएगा। तो पहले कंक्रीट का वॉल्यूम इतना था तो घट के इतना रह जाएगा, है ना। तो दैट इज टर्म्ड एज श्रिंकेज। श्रिंकेज की वजह से एक ही फायदा होता है कि जो बॉन्ड होता है ना हमारा, जैसे कि मान लो यहां पर आप लोग का भरा पड़ा है, ये आप लोग का कंक्रीट है ना, कंक्रीट के अंदर क्या है, यहां पर रेनफोर्समेंट लग रहा है। तो इस रेनफोर्समेंट के साथ में जो बॉन्डिंग होती है ना इसकी कंक्रीट की, ये आपकी इंप्रूव हो जाती है। क्या हो जाती है, बॉन्डिंग इंप्रूव हो जाती है। क्या हो जाती है, बॉन्डिंग इंप्रूव हो जाती है। यहां पर देखो रग तरीके से पड़ा रहता ऑलरेडी, इस तरह से किसी को ऐसे फंसा के रखा हुआ है ना, ठीक है। अब इसको और ज्यादा श्रिंक कर दो, है ना, ऐसे करते हैं तो इससे क्या देखने को मिलेगा, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बढ़ जाएगी, है ना। तो बॉन्डिंग आपको, बॉन्ड स्ट्रेंथ आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। इससे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे बॉन्ड स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ेगा, है ना। तो जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग बिटवीन द रेनफोर्समेंट एंड द कंक्रीट, वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। देखो इस तरह से कोई रखा हुआ है अंदर ना, और आप लोग इस तरह से दबा दो तो पैक करोगे तो बॉन्डिंग बढ़ जाएगी ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला, द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मेनली किस चीज पर डिपेंड करती है बताएंगे यार। तो देखो स्ट्रेंथ जो हमारी डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू एब्राम्स, तो मैंने बताया आपको, वो डिपेंड करती है वाटर सीमेंट रेशियो पर। जितना कम वाटर सीमेंट रेशियो लोगे उतना अच्छी आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। अगला सवाल, ग्रीन कंक्रीट जो है आप लोग कैसे बनाओगे। देखो ग्रीन कंक्रीट का मतलब क्या, हरे कलर का कंक्रीट नहीं है। कंक्रीट के अंदर कलरिंग नहीं करी है हमने, पहले बता देता हूं, कंक्रीट के अंदर किसी तरह की कलरिंग नहीं करी है, आप लोगों कोई पिगमेंट नहीं डाला है। ग्रीन कंक्रीट का मतलब क्या है कि जब कंक्रीट आप लोग बना रहे हो तो वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली बना दो थोड़ा सा। एनवायरमेंट फ्रेंडली कैसे बनाएंगे कि जितने भी वेस्ट हैं, वेस्ट कौन सा, इको फ्रेंडली वेस्ट, कौन सा वेस्ट, इको फ्रेंडली वेस्ट, वो आप लोग यहां पर क्या कर लो, आप लोग यहां पर काम में ले लो। इको फ्रेंडली वेस्ट के अंदर से कुछ एग्जांपल दे देते तो मजा आ जाता है ना। जैसे कि आप लोग यहां पर क्या करो, आयरन ऑक्साइड को यूज कर सकते हो, ठीक है, कर लिया। फ्लाई का नाम सुना है, फ्लाई को यूज कर सकते हो। फ्लाई के अलावा स्लैग्स को यूज कर सकते हो आप, ना, स्लैग को यूज कर दो, है ना। तो ये क्या है, कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जैसे कि आप लोगों ने ये यूज कर लिया, तो ये आपका जितने भी इको फ्रेंडली वेस्ट रहते हैं उनको अगर आपने यूज करते हो किसी भी तरह से कोई भी कंक्रीट क्रिएट किया है तो दैट विल बी टर्म्ड एज, जैसे ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है ना। इसके अलावा देखो जो
वुड के छोटे 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 पार्टिकल्स रहते हैं वो आप लोग यहाँ पर यूज कर लो, है ना। इको फ्रेंडली वेस्ट होना चाहिए, वो आप लोग यहाँ पर यूज कर लो, है ना। जैसे कि वुड रेजिन्स वगैरह हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं जनरली, जब एयर एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए होता है, तो ये सब चीजें आप लोग यहाँ पर जनरली यूज कर सकते हो। तो ये सारे के सारे क्या है, इको फ्रेंडली आप लोग का वेस्ट है, जो कि आप लोग क्या करते हैं, ग्रीन कॉन्क्रीट आप लोग को बनाता है ना। ठीक है, तो आप लोग ग्रीन कॉन्क्रीट कैसे बना सकते हो चेक करेंगे यहाँ पर। तो आयरन ऑक्साइड को ऐड कर दो। अच्छा, बाकी तीन क्या चीज है, बाकी तीन भी बता देते हैं सर, मुझे याद आता है। जैसे कि देखो बेरियम मैग्नेट के बारे में बताता हूँ। देखो बेरियम मैग्नेट ना, ये आपका यहाँ पर जनरली जो काम आता है, ये आपका आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम, है ना। तो इसका काम क्या है, ये ऑक्सीडाइज करने का काम है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा, है ना। ठीक है, चलो अगला देखो। अगला है आपका क्रोमियम ऑक्साइड। देखो क्रोमियम ऑक्साइड जो है ये पेंट के अंदर काम में आता है। किसके अंदर काम आता है, पेंट्स के अंदर काम में आता है जनरली। जब हम लोग पेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर यहाँ पर बता देंगे आपको, है ना। इसके अलावा इंक वगैरह के अंदर काम में आता है ना। यहाँ पर आप लोग ग्लासेस वगैरह के अंदर आप लोग यहाँ पर जनरली इसका काम देखेंगे, है ना। ग्लासेस के अंदर, इंक के अंदर, पेंट्स के अंदर। अच्छा सर, आयरन हाइड्रोक्साइड क्या काम होता है, टेटू देखा है आपने, टेटू कलरिंग टेटू देखे आप लोगों ने, बिल्कुल। तो टेटू के अंदर काम में आता है या कॉस्मेटिक्स में काम में आता है ना। तो जनरली ये जो है आप लोगों का कॉस्मेटिक्स के अंदर काम में आता है और टेटूइंग के अंदर काम में आता है ना। ये वाला पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो हमारे काम का नहीं है वैसे, मैं बता देता हूँ, लेकिन फिर भी चलो ये आपका काम का आयरन ऑक्साइड है ना। आयरन ऑक्साइड को आप लोग काम में ले लेते हैं। तो ग्रीन कॉन्क्रीट किससे बनेगा, आयरन ऑक्साइड से बनेगा, है ना। अगला इंडियन स्टैंडर्ड मिक्स डिजाइन फ्लाई ऐश एंड सीमेंट कंक्रीट रिकमेंड्स वाटर कंटेंट। वाटर, देखो सीधी सी बात है, एक नॉर्मल आप लोग यहाँ पर क्या करें, नॉर्मल तरह से कंक्रीट बनाए, एक आप लोग फ्लाई ऐश वाला सीमेंट यूज करते हुए आप लोग यहाँ पर क्या करें, कंक्रीट बनाए। तो इन दोनों के अंदर आप लोग का वाटर कंटेंट में क्या रोल यहाँ पर आपका रहने वाला है, ये आपको बताना है। देखो तो सीधी सी बात है कि अगर मैं सारा का सारा सीमेंट डालूंगा तो सीमेंट को रिएक्शन करने के लिए चाहिए, हाइड्रेशन करने के लिए, रिएक्शन करने के लिए पानी चाहिए। अगर उस सीमेंट को रिप्लेस करके मैं यहाँ पर फ्लाई ऐश डाल रहा हूँ तो फ्लाई ऐश को तो नहीं चाहिए हाइड्रेशन के लिए पानी, है ना। यानी कि अमाउंट ऑफ पानी आप लोगों का क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। कितना अमाउंट का पानी डिक्रीज होगा, तो थोड़ा बहुत ही होगा, और क्या सारा का सारा सीमेंट तो रिप्लेस नहीं कर देगा फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश करता है कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट तक आप लोग का रिप्लेस कर सकता है, सारा का सारा रिप्लेस नहीं करेगा, क्योंकि उसको स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स के मामले में देखें तो अर्ली स्ट्रेंथ आप लोगों को अगर चाहिए तो सीमेंट देगा, ये आपको अर्ली स्ट्रेंथ नहीं दे सकता, ये बाद में स्ट्रेंथ देता है थोड़ा, है ना। और ये इसकी स्ट्रेंथ भी डिपेंड करती है इसके ऊपर, जब तक ये रिएक्शन नहीं करेगा तब तक ये स्ट्रेंथ नहीं देगा आपको, है ना। तो यहां से आप लोग कह सकते हैं कि कुछ अमाउंट का पानी आप लोग यहाँ पर कम यूज करोगे तो आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो रिड्यूस कर देता है, लेकिन 15% तक नहीं करेगा, है ना। रिड्यूस कितना करेगा आप लोग का, 3 से 5% आप मान कर सकते हो, है ना। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर निकलेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, है ना। तो आप लोग मान के चल कि जो है 3 से 5% तक पानी आपका कम आप लोग यहाँ पर काम में लो तो भी काम आप लोगों का बन जाएगा, लेकिन किस केस में, सिर्फ और सिर्फ इस केस में, है ना। कंप्लीट है, बढ़ते हैं आगे। स्लम टेस्ट जो है आप लोग किसके लिए काम में लेते हैं, देखो स्लम टेस्ट से आप लोग यहाँ पर पता लगाते हैं आप लोग वर्केबिलिटी, फिर उस वर्केबिलिटी के बेसिस में आप लोग बताते हैं उसकी कंसिस्टेंसी, है ना। तो वर्केबिलिटी का भी टेस्ट है, कंसिस्टेंसी का भी टेस्ट है। अगर दोनों दे दिए ऑप्शन में तो आप लोगों को वर्केबिलिटी लगाना है, क्योंकि ये बताता वर्केबिलिटी, उसके बाद आपको कंसिस्टेंसी का पता चलता है ना। तो वर्केबिलिटी का टेस्ट है ना। चलो आगे, The leaching action in concrete is example of, देखो लीचिंग क्या होती है मैं बताऊं। किसी भी चीज को आप पानी में डुबो के रख लो, एक्विस सॉल्यूशन के अंदर रख लो, जैसे कि जमीन के ऊपर आपने देखा होगा इरिगेशन में भी लीचिंग का काम आता है। जब जमीन के अंदर जैसे बहुत सारे सॉल्ट्स हैं तो जमीन को धो दिया आप लोगों ने ना, ताकि उसके सॉल्ट्स वगैरह निकल गए, तो इसको आप लोग कहते हैं लीचिंग एक्शन। सेम तरह से कोई कंक्रीट का क्यूब लेके आप लोग पानी के अंदर डुबो दो तो इसको आप लोग उसका लीचिंग कह देंगे। अब देखो, अब किसी भी पर्टिकुलर मान लो कंक्रीट का क्यूब है, कंक्रीट का क्यूब से टेस्ट कर रहे हो आप लोग यहाँ पर किसके लिए, लीचिंग के लिए टेस्ट कर रहे हो ना। तो मैंने यहाँ पर लीचिंग के लिए क्या कर दिया, इसको पानी एक्विस मीडियम के अंदर डाल के रखा। तो एक्विस मीडियम के जैसे डाल के रखा ना, तो क्या कर जाएगा कि अगर मान लो उसका अंदर का जो पार्टिकल है वो उसके अंदर डिसोल्व होना चालू हो गया, पानी में मैंने कंक्रीट क्यूब डाला, कंक्रीट क्यूब में से डिसोल्व होना चालू हो गया। तो डिसोल्व सबसे पहले क्या होता है, कौन सा वाला होता है बताओ जरा। तो देखो आप लोगों को यहाँ बता दूं कि सबसे पहले जो डिसोल्व होता है वो होता है आप लोगों का, तो वो होता है हमारा यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये आप लोगों का यहाँ पर अगर ज्यादा अमाउंट के अंदर मौजूद है हार्डन स्टेट के अंदर, तो आपको यहाँ पर ये क्या बताएगा कि सर डिकम्पोज होना चालू हो गया। अगर आपका मटेरियल कंक्रीट डिकम्पोज हो जाएगा तो देखो बारिश तो होगी ना स्ट्रक्चर के अंदर, तो ज्यादा डिकम्पोजिशन भी नहीं होना चाहिए। इसलिए इस प्रोसेस को आप लाइम लीचिंग के नाम से भी जानते हैं कि लाइम जो है वो क्या करेगा आपका लीच होकर चला गया, क्योंकि ये है ना हाथों हाथ सोल्यूबल हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। इसको लाइम लीचिंग भी कहते हैं। लाइम लीचिंग से आपको पता चलता है कि सर ऐसा तो नहीं हुआ कंक्रीट के अंदर कोई मामला डिसोल्व हो गया, है ना। कंक्रीट पहले इतना था, उसके अंदर से कुछ पता चला कुछ पार्टिकल उसके अंदर क्या हो गया, डिसोल्व हो गया। तो ये अच्छी बात नहीं है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पर फ्री लाइम का जो अमाउंट रहता है उसको कहीं ना कहीं बहुत हद तक हम लोग यहाँ पर सेव करके रखते हैं। और इसके अंदर चूंकि हमारे पास यहाँ पर डिकम्पोजिशन देखने को मिला है पूरे पार्टिकल का, देखो क्या हुआ
यहाँ पर रेडियल सोल्यूबल स्टेट के अंदर आपको देखने को मिल गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर आपको डिकम्पोजिशन देखने को मिला है, इसलिए आप लोग यहाँ पर लीचिंग एक्शन जो है आप लोग इसको डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल मान के चलते हैं। किसका? डिकम्पोजिशन का आप लोग यहाँ पर इसको एग्जाम्पल मान के चलेंगे। अगला पॉइजन रेशियो जो है कितना रहता है, देखो पॉइजन रेशियो जो है ये आपको बताता है, पॉइजन रेशियो इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेंथ, इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेंथ टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ, है ना। इसके रेशियो को आप लोग यहां पर क्या करते हैं, आप लोग यहां पर म्यू के अंदर लेते हैं ना। इंजीनियरिंग मटेरियल के अंदर, फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल, इंजीनियरिंग के अंदर अगर यदि मैं बात करूं तो म्यू की जो लिमिट मानते हैं हम लोग यहां पर 0 से 0.5 मानते हैं इंजीनियरिंग पर्पस से, है ना, इंजीनियरिंग पर्पस से, ठीक है। ये इंजीनियरिंग मटेरियल्स की बात कर रहा हूं, है ना। बाकी वैसे तो -1 से लेके 0.5 तक होती है, बट इन जनरल तो -1 से 0.5 तक देखने को मिलेगी, बट हम इंजीनियरिंग मटेरियल्स के लिए बात करें तो 0 से 0.5, है ना। अब देखो, अब यहाँ पर बात करके चलते हैं, यहाँ पर म्यू लिख देता हूँ, यहाँ पर डिफरेंट चीजें लिख देता हूँ। जैसे कि सबसे पहली चीज है कोक, है ना। कोक भी हम लोग यहाँ पर बीएमसी के अंदर देखते हैं, है ना। कोक क्या है? कोक आपको यहाँ पर साउंड प्रूफिंग के लिए आप लोग यहाँ पर काम में आती है। इसका जो पॉइजन रेशियो की वैल्यू है दैट इज 0, है ना। यहाँ पर अगली चीज ले लेता हूँ यहाँ पर कंक्रीट की जो वैल्यू रहती है म्यू की, वो रहती है 0.1 से लेके 0.2 के बीच में, ठीक है। थर्ड पे ले लेता हूं मैं यहाँ पर क्या, मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं आप लोगों का, वो सारी की सारी मेटल्स ना आप लोगों की लाई करती है 1/4 से लेके 1/3 के बीच में। इसके अलावा अगर यदि यहाँ पर मैं बात करूं स्टील के बारे में, तो स्टील आप लोगों का देखो मेटल्स के अंदर ही आ जाता है, बट स्टील मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ। स्टील का भी आप लोग का यही है 0.27 से लेके 3 के आसपास, है ना, 0.3 के आसपास, सॉरी, है ना। अगला देखो, अगला है आपका यहां पर रबर, पैराफिन, वैक्स, है ना। तो ये आप लोग यहां पर इसके बारे में बात करेंगे, तो ये आप लोग का यहां पर होता है 0.5, है ना। रबर का तो बिल्कुल मत भूलना, है ना, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर याद करके चले, ये है आपके मटेरियल्स, ये है उनके म्यू। तो म्यू आप लोग का यहाँ पर सीमेंट कंक्रीट का कितना लाई करता है आप लोग का 0.1 से लेके 0.2 के बीच में, दैट मींस यहाँ पर आपका 0.15 आप लोग का आंसर रहेगा, ठीक है। 0.1 से लेके 0.2 के बीच में लाई करता है, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। अगला, द बल्किंग ऑफ सैंड अगर करती है, क्यों? क्योंकि देखो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, बल्किंग ऑफ सैंड अगर करने का यहाँ पर जो मोस्टली आप लोग का जो रीजन रहता है ना, वो आप लोग का रहता है कौन सा, देखो। तो बल्किंग ऑफ सैंड आप लोग यहाँ पर, मैंने आपको क्या बोला कि ये सैंड है, इस सैंड के ऊपर आप लोगों का यहाँ पर जो पार्टिकल रह जाता है, वो पार्टिकल कौन सा, वाटर का पार्टिकल, है ना। वो वाटर का पार्टिकल एक थिन फिल्म बनाता है आप लोग का, है ना। क्या बनाता है? वाटर का पार्टिकल थिन फिल्म बनाता है ना। इसकी वजह से आप लोग यहाँ पर बल्किंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। अब बल्किंग होने के लिए आप लोग का जो रिस्पॉन्सिबल है वो है आप लोग का यहाँ पर, अगर होता है सरफेस टेंशन की वजह से। देखो सरफेस टेंशन जो है ना, वो आप लोग का क्या करता है, जैसे कि मान लो ये सैंड का पार्टिकल है, सैंड के ऊपर आप लोग का पानी की परत लगी हुई है, तो पानी की परत ना दूसरे पानी की परत को क्या करती है, दूर की तरफ फेंकती है ना। तो सरफेस टेंशन की वजह से ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आंसर जो यहाँ पर रहेगा वो रहेगा आपका सरफेस टेंशन। देखो यहाँ पर ना मॉइस्चर और एयर इन वॉइड्स आप लोग का आंसर नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि देखो वॉइड के अंदर मॉइस्चर की बात नहीं कर रहा है, ये उस मॉइस्चर से बनता है जो मॉइस्चर आप लोग का थिन फिल्म बना लेगा, किसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है। तो आप लोग का जो बल्किंग ऑफ सैंड अगर होता है वो क्यों होता है, क्योंकि सर थिन फिल्म बन जाती है आप लोग की सैंड पार्टिकल के ऊपर, और ये थिन फिल्म क्या करती है, ये जो थिन फिल्म बनी है वाटर की, ये आपका सरफेस टेंशन एक्सर्ट करती है दूसरे पार्टिकल के ऊपर, है ना। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर आप लोग का रिपेलिंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आप लोग का बल्किंग ऑफ सैंड अकर होता है, ठीक है। तो बल्किंग ऑफ सैंड के अंदर दो मेजर रीजन है, एक तो सरफेस टेंशन, दूसरी बात थिन फिल्म बन जाना, है। थिन फिल्म अगर आपको ऑप्शन दे रखा है तो वो लगा दें, अदरवाइज सरफेस टेंशन को आप लोग यहाँ पर टिक करते हैं, ठीक है। अगला, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट जो है वो कैसे इंप्रूव करेंगे, वर्केबिलिटी को इंप्रूव करना है, ना। तो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट आप लोग को यहाँ पर इंप्रूव करना है, तो कैसे करेंगे, देखो सीमेंट आप लोग या तो ऐड कर दें ज्यादा, फाइनेस ऑफ कोर्स एग्रीगेट कह रहा है, मोर फाइन एग्रीगेट कह रहा है, या मोर सेंड कह रहा है। देखो क्या कर सकते हैं अपन इनमें से, कौन कौन से यहाँ पर पॉसिबल रीजन है। देखो मैंने आपको बताया कि वर्केबिलिटी, देखो प्रीवियस सेशन में बताया था, है ना, कि वर्केबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर सीमेंट कंटेंट को बढ़ाना है, बस। तो परसेंटेज ऑफ बिल्कुल फाइन वाला मटेरियल है ना, जो कि आप लोग यहाँ पर क्या करेगा, पूरे के पूरे एग्रीगेट को या पूरे के पूरे आप लोग का कंक्रीट है ना, उसके लिए जो लुब्रिकेशन का काम करेगा वो करेगा आप लोग का पानी, जो कि सीमेंट के अंदर मिला रहेगा, है ना। तो सीमेंट के साथ जो ज्यादा अगर यदि ज्यादा सीमेंट यूज किया तो ज्यादा पानी डालोगे आप लोग, ऑब्वियस बात है, ज्यादा लुब्रिकेशन करने के लिए आपको यहाँ पर चीजें मिलेगी। वाटर टू सीमेंट रेशियो अभी फिलहाल यहाँ पर मैं फिक्स मानते हुए चल रहा हूँ, है ना।
तो ज्यादा सीमेंट रहेगा तो ज्यादा पानी आप लोग डालोगे, ज्यादा पानी डालोगे तो ऑब्वियस बात है वर्केबिलिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो आगे। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आप लोगों का किसके साथ इंक्रीज करता हुआ नजर आएगा? देखो मैंने बताया वाटर सीमेंट रेशियो का तो आपको पता है कि देखो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आपकी कब इंक्रीज करेगी, अकॉर्डिंग टू द अब्राहम्स लॉ। जैसे जैसे वाटर सीमेंट रेशियो आप लोगों का घटेगा वैसे वैसे स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी, सीधी सी बात है ना। तो यहाँ पर या तो आप लोग डिक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली लगा दो, या फिर कोई और तरह का भी ऑप्शन आप लोगों को दे सकता है। देखो अगला ऑप्शन पूछ रहा था इससे डिक्रीज इन साइज ऑफ एग्रीगेट, नहीं ऐसा नहीं होगा। डिक्रीज इन साइज ऑफ एग्रीगेट से आप लोग यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे जितना ज्यादा आप लोग यहाँ पर वाटर सीमेंट रेशियो से कर पाएंगे, है ना। डिक्रीज इन क्यूरिंग टाइम ऐसा भी नहीं होगा, है ना, ऑब्वियस बात है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कौन कौन से ऑप्शंस आप लोगों को दे रखे हैं ना। ऑप्शन हो सकता है आपको ऊपर नीचे अरेंज करके दे दें, सारे ऑप्शन को पढ़ना। फिर यहाँ पर आप लोगों को देखो बीएमसी की एक और खास बात बताता हूँ कंक्रीट की, कंक्रीट टेक्नोलॉजी की एक खास बात यह है कि यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन आप लोगों को सही लग सकते हैं और मल्टीपल ऑप्शन सही होते भी है। उनमें से जो ऑप्शन आपको ज्यादा अच्छा लगे ना, ज्यादा ऐसा हो कि जो मेजर इंपैक्ट डालता हो, तो आप उसको सेलेक्ट करते हुए जाना, है ना। बाकी देखो फिलहाल इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।